नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जो कि 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, उन्हीं चुनावों की तारीखों का ऐलान धीरे धीरे चुनाव आयोग कर रही है। और आज कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को होंगे और चुनावी नतीजे 13 मई को आएंगे। राज्य में कुल 224 विधानसभा सीटें हैं, जहां कुल 5 करोड़ 21 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, जबकि 9,17,000 नए वोटर्स हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी के सामने अपने इकलौते दुर्ग कर्नाटक की सत्ता को बचाए रखने के लिए चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस के लिए वापसी का चैलेंज भी है। बसवराज मुंबई के सहारे बीजेपी क्या अपनी सत्ता को बरकरार रख पाएगी? क्या कांग्रेस डीके शिवकुमार सिद्धारमैया की जोड़ी को आगे करके सत्ता में वापसी कर पाएगी? तो वहीं जेडीएस कुमारस्वामी के दम पर किंग मेकर बनने का ख्वाब देख रही है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि कर्नाटक के इस किले को कौन फतह करता है, क्योंकि तय है कि राहुल की सांसदी जाने के बाद जनता का मूड भी बदला होगा और वो किसके पक्ष में गया होगा, ये तो चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। सब पर अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज आपको कर्नाटक चुनाव जिसका बिगुल बज चुका है, ऐसे में क्या होने वाला है, रणनीति क्या होगी, क्या मुद्दे हैं कर्नाटक के, चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा, किन मुद्दों पर कर्नाटक की जनता वोट करेगी, क्या कर्नाटक में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरा का पूरा चुनाव जीता जाएगा, सब पर एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद डिबेट में आगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान हो चुका है। आज चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों पर मुहर लगा दी है। इसी के साथ सूबे में सियासी तपिश बढ़ गई है। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस सहित तमाम राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। बीजेपी दक्षिण भारत में अपने इकलौते दुर्ग को बचाए रखने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। कांग्रेस मिशन साउथ के तहत कर्नाटक की सत्ता में वापसी के लिए बेताब है। जेडीएस एक बार फिर से किंग मेकर बनने के लिए हाथ पैर मार रही है। कर्नाटक के चुनाव पर सिर्फ कर्नाटक के लोगों का ही नहीं, बल्कि देश भर की भी निगाहें, क्योंकि इसे 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। कर्नाटक में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। इसी के साथ चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि कर्नाटक में एक चरण में ही चुनाव हो। Schedule for the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. दरअसल कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 25 मई को खत्म हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कर्नाटक की मतदाता सूची में 9.17 लाख नए वोटर जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराना हमारा लक्ष्य है। कर्नाटक में इस बार 58,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। So the first time voters in Karnataka, because of our special effort as I just mentioned, has increased from 18 to 19 by 9.17 lakhs. And the young electors gender ratio, which was low at 720, has increased to 820. It's a jump of 100%. So means we have been able to get more and more girls in the age of 18 to 19 registered in our electoral rolls. बात अगर पिछले चुनावों की करें तो साल 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव 12 मई को हुए थे।
इसके परिणाम 3 दिन के बाद यानी 15 मई को घोषित हुए थे। इन चुनावों में बीजेपी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। वहीं कांग्रेस ने 80 सीटें और जेडीएस ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं इस बार भी बीजेपी सत्ता में काबिज रहना चाहेगी। कर्नाटक में कुल 224 सीटें हैं, जहां पूर्ण बहुमत के लिए लगभग 113 सीटों पर जीत हासिल करना जरूरी है। बात अगर वोटर्स की करें तो कर्नाटक में मौजूदा समय में कुल 5 करोड़ 22 लाख वोटर हैं। इन सभी वोटर्स को लुभाने के लिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं, साथ ही अपनी अपनी जीत का दमखम भी दिखा रही हैं। For last 3 months I visited more than 120 constituencies, and I am sure that on May 13th, BJP will have a handsome victory, will win a hands down victory, and will get absolute majority. And we take the responsibility of taking Karnataka forward towards new Karnataka. तो हर जगह जाकर हमारे लोग पहुंचे हैं और बूथ वाइज भी हमारे लोग काम किए हैं, तो हमारे जीतने की संभावना पूरी है। इसीलिए तो मोदी जी अपने पूरे कैबिनेट के कलीग को वहां पर लगाया है और खुद ही प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सभी वहां पर दौरे कर रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। इलेक्शन कमीशन के सामने मैंने खुद बोला कि भाई इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों नहीं आपने अभी तक हमें नेशनल पार्टी का दर्जा दिया। तो कहने लगे बस बिल्कुल करने जा रहे हैं, और ये बात हो गई करीब 2-3 महीने के। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कर्नाटका का चुनाव आपने अनाउंस कर दिया। एक पार्टी जो नेशनल पार्टी बन चुकी है सारे नियमों के आधार पर, उसको आपने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिए बगैर कर्नाटक का चुनाव डिक्लेयर कैसे कर दिया? ये तो अन्याय है हमारी पार्टी के साथ। कर्नाटक में पिछले 5 साल सियासी तौर पर काफी उथल पुथल रही। कर्नाटक में 5 साल में 3 बार राज्य में सीएम बदले गए। सबसे पहले कुमारस्वामी ने 23 मई 2018 को सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद येदियुरप्पा 26 जुलाई 2019 से 28 जुलाई 2021 तक सीएम रहे। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद 28 जुलाई 2021 को बसवराज मुख्यमंत्री बने। वह राज्य के मौजूदा सीएम हैं। इस साल के चुनावों के आधार पर ही 2024 के लोकसभा चुनावों की तस्वीर साफ होगी। साल 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी हैं। साथ ही जनता को लुभाने के लिए अलग अलग तरह के वादे कर रही है। लेकिन इस बार जनता के समर्थन से कर्नाटक की सत्ता पर कौन काबिज होगा और किसके सर पर ताज सजेगा, ये तो 13 मई को ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी, अब आगे बढ़ेंगे, आपको मिलवा देते हैं आज हमारे साथ मेहमान कौन कौन होंगे हमारे साथ। राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद, बहुत बहुत स्वागत आपका। यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत स्वागत। स्टूडियो में हमारे साथ एसएन सिंह जी होंगे, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत आपका। नासिर हुसैन होंगे, नेता हैं जेडीएस के, बहुत बहुत स्वागत, कर्नाटक से जुड़े हैं हमारे साथ। सिद्धार्थ शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, सिद्धार्थ भी बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत कर्नाटक से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 पर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं एसएन सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी के, चुनाव की तारीखों का, विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। विधानसभा चुनाव 10 मई को, 13 मई को नतीजे आएंगे और इस बार जो फाइट होने वाली है कर्नाटक में, क्योंकि एकमात्र दुर्ग है कर्नाटक और उसके बाद पूरे दक्षिण भारत को साधने की कोशिश किला है, वहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर से रिपीट करने की जद्दोजहद। देखिए प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी इस तरह से कार्य करती है कि जो अपना होता है उसको सर पे लगाने का कार्य करती है और जो अपना नहीं होता है उसे अपना बनाने का कार्य करती है। इसी नाते बूथ लेवल तक जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं वो जनता के बीच में 24/7 आवर्स रहते हैं। अंत्योदय की परिकल्पना के लिए जो हमारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही होती हैं उसको जनता तक पहुंचाते हैं, उस जनता को सरकार से जोड़ने का कार्य करते हैं और जनता की जो समस्या होती है वो वरिष्ठों को बताते हैं, विकास के कार्य करते हैं। मुझे लगता है कि पुनः हम इन्हीं सब योजनाओं के बल पर इस चुनाव में जा रहे हैं
और भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा कि दक्षिण भारत में एक दुर्ग, मैं कह रहा हूं कभी 2 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि हम हमेशा से उत्तरोत्तर विकास के कार्य करते हैं। आप देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो योजनाएं चलाए वो क्षेत्र देखकर नहीं चलाए, वो पूरे भारत के लिए चलाए। अगर स्वच्छ भारत, विपक्ष ये भी कह रहा है कि जहां जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही वोट मांगते हैं। कितना कन्विंस होगा कर्नाटक? नॉर्थ इंडिया और कर्नाटक के लोगों में बड़ा फर्क है। वहां के लोगों, हालांकि देखिए ये भी बोलने वाली बात नहीं होगी कि वहां बीजेपी की सरकार ही है, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक बार फिर से वोट मांगना, क्या वहां के राज्य के मुद्दे नहीं है जिस पर चुनाव लड़ा जा सकता है? नहीं, बहुत अच्छी बात। लेकिन आप एक चीज समझिए, पहले की जो योजनाएं होती थी वो सांसद बेस, विधायक बेस, लोकल पॉलिटिक्स बेस होती थी। अब कुछ योजनाएं ऐसी आ रही हैं जो हमारा जो भागीदार इस योजनाओं का बन रहे हैं। अगर हम शौचालय योजना लेकर आ रहे हैं, इज्जत घर देने का कार्य कर रहे हैं, और कर्नाटक में भी 48 लाख इज्जत घर देने का कार्य कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी हैं वो प्रधानमंत्री योजना से जुड़े हुए हैं। अगर विधायक नहीं भी चाहता है तो पहले क्या होता था, अगर गैस कनेक्शन उसको मिलता था जिसको विधायक पत्र लिखता था, लेकिन अगर बिजली देना है, गैस कनेक्शन देना है, उज्ज्वला योजना से जोड़ना है, और कोई गरीब अगर बीमार पड़ जाता है उसको 5 लाख रुपए मुफ्त में दवा चाहिए, ये सारी योजनाएं ऐसे जुड़ी हुई हैं। न किसी विधायक के नाते, न किसी सांसद के नाते, न किसी क्षेत्रीय पार्टियों के रोक के नाते नहीं रुकेगी। इस नाते प्रीति जी सब लोग प्रधानमंत्री योजना के नाते ये मानते हैं कि ऐसी योजनाएं हमारे साथ मेहमान है, हमारे साथ नासिर हुसैन है, नेता है जेडीएस के कर्नाटक के। बहुत बहुत स्वागत है आपका नासिर हुसैन साहब। कहा जा रहा है जेडीएस के लिए कि एक बार, धन्यवाद मैडम, इस बार के चुनाव में जेडीएस अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ेगी कर्नाटक में। बिल्कुल, इस बार हमारे नेता एच डी कुमार स्वामी साहब तकरीबन 100 दिनों तक पंचरत्न यात्रा एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 दिनों की यात्रा मुकम्मल कर चुके हैं। जिस तरीके से जनता, किसान, नौजवान, औरत, तमाम वर्ग के लोग एच डी कुमार स्वामी के इस पंचरत्न यात्रा को जो सहकार दे रहे हैं, इसको जो सपोर्ट मिल रहा है, आज दोनों नेशनल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, इनके एजेंडे से कर्नाटक की जनता नाराज है, इनकी कार्यशैली से नाराज है। भारतीय जनता पार्टी के गुज़िश्ता 1 साल 1.5 साल में जिस तरीके से मुद्दे, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, कोई गैस देने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का खेल खेला जा रहा है, पोलराइज किया जा रहा है। आज कर्नाटक की जनता, चाहे हिजाब का मामला ले लीजिए, चाहे अजान का मामला ले लीजिए, चाहे झटका कट, हलाल कट का मामला ले लीजिए, इन तमाम मामला से बेजार आ चुके हैं। और आखिर एक दिन पहले 4% मुसलमानों का मुस्लिम रिजर्वेशन को कैंसिल कर उसको वक्फ लिगायत को डालना, ये एंटायर खेल सिर्फ और सिर्फ जाति आधारित पोलराइज करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। डेवलपमेंट के नाम पे शून्य है, कोई साधना नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी को देख देख के पूरे हिंदुस्तान काफी साल से देख चुकी है। आज कर्नाटक के अंदर कोई चेहरा नहीं है। बीएस येडियुरप्पा साहब आज पोजीशन से दूर है, तो बसवराज बोम्मई जी का काम नहीं चलेगा। यश श्रीवास्तव, बहुत बड़ी बातें, यश श्रीवास्तव जेडीएस के नेता, बहुत बड़ी बड़ी बातें भाजपा के लिए उन्होंने कही, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बड़ा चेहरा आप देखिए कर्नाटक में नहीं है। इतने बड़ी बड़ी चीजें हैं वहां पर, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, कई बातें उन्होंने बताई हैं। ऐसे में तो ये तो अच्छा मौका है कांग्रेस के लिए, ये बहुत अच्छा मौका है कांग्रेस के लिए कि इस बार कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस अपना परचम लहरा दे। लेकिन माफ कीजिएगा, इसके लिए क्या राहुल गांधी की जो सांसदी गई है संसद से, और क्या जो राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा की कर्नाटक में, इन दोनों का बेनिफिट क्या मिलेगा कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को? या श्रीवास्तव, कट टू कट जवाब, घुमाइएगा मत। जी हाँ, देखिए इतिहास साक्षी है, जब भी इस तरह का कुछ होता है तो क्रांतिकारी की जगह पे खड़ा होने वाला व्यक्ति आगे चल के जीतता है। इंदिरा गांधी जी को भी ऐसा ही थोड़ा जोर से बोलिए, देखना पड़ा था। थोड़ा जोर से यश श्रीवास्तव। अभी मेरी आवाज आ रही है? बोलिए जी। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जब भी इतिहास में ऐसा कुछ हुआ है तो ऐसी क्रांति की जगह पे खड़े होने वाला व्यक्ति हमेशा जीता है। इंदिरा गांधी जी ने भी ऐसा ही कुछ समय देखा था, उसके बाद क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। अब रहा सवाल ये बीजेपी का, तो
बीजेपी को तो याद होना चाहिए कि पिछली बार भी इनको जनता ने नहीं चुना था। वो तो ये बड़ी शान से, जिसको ये ऑपरेशन लोटस कहते हैं, कायदे से तो जनता के साथ थूका है, लेकिन वो ये करके आए थे। उसके बाद इनने अपने खुद के सीएम बदल लिए, मतलब जिनको सीएम बनाया उनका भी ठिकाना नहीं पड़ने दिया। फिर ये बात करते हैं इनकी योजनाओं की, तो इनके वो शौचालयों का पता नहीं, ये शौचालय के नीचे नाली लगाते हैं या नहीं, डब्बे रख देते हैं और उसको शौचालय नाम दे देते हैं ये। हाँ, आधे घंटे पहले केंद्र ने लोकसभा में बताया है कि कर्नाटक में कोविड वैक्सीनेशन से 75 मौतें हो चुकी हैं। ये वही कोविड वैक्सीनेशन है जिसको जबरदस्ती कराने के लिए भी लोगों की देशभक्ति को चैलेंज करते थे ये। तो कर्नाटक की जनता कांग्रेस के साथ भारत जोड़ो यात्रा के कहीं साथ पे कुछ प्रूव हुआ है कि कोविड वैक्सीन से लोगों की मौत हो रही है? आप जैसा कह रहे हैं, मैंने भी कोविड में वैक्सीनेशन किया है, मैंने अपने परिवार वालों को वैक्सीनेशन करवाई। यहाँ तमाम पैनलिस्ट जो बैठे हैं, आई गेस सभी ने कोविड में अपनी जान बचाने के लिए वैक्सीनेशन किया होगा। ऐसे में आप बिना प्रूव के किसी भी वैक्सीनेशन ड्राइव पे इतना बड़ा सवाल नहीं खड़ा कर सकते। मैडम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं, कोई भी कह रही हो, विदाउट एनी प्रूफ, हाउ कैन यू से दैट? नो, आई जस्ट वांट टू नो, विदाउट एनी प्रूफ, हाउ कैन अ पर्टिकुलर पार्टी, हाउ कैन अ पर्टिकुलर पर्सन किसी के ऊपर भी ये सवाल खड़े कर सकती है विदाउट एनी प्रूफ? मैंने भी लिया ऐसा। मैडम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये केंद्र ने लोकसभा में बोला है। द गवर्नमेंट सेज द सदर्न स्टेट विटनेस 6628 एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ठीक है, सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के नेता। वोट कटवा पार्टी के तौर पर अपनी छवि बनाई गुजरात में, जिस पार्टी ने वोट कटवा पार्टी के तौर पर, अब कर्नाटक में क्या कांग्रेस की सीटें काट ले जाएगी आम आदमी पार्टी? प्रीति जी, अभी इससे पहले जब भाजपा के मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुरा रहे हैं आप, न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। अब इससे पहले जब भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे तो उन्होंने भी अपनी शुरुआत में यही कहा कि हम भी किसी समय 2 सीट की पार्टी थे। और जहां तक आपने हमें आम आदमी पार्टी को कहा, तो आम आदमी पार्टी का जो रुतबा है, उसकी क्षमता है, वो दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने देख ली है। तो यहाँ पर देखिए, बात ऐसी है कि आज जैसे हमारे सांसद हैं संजय सिंह जी, उनके साथ हम भी आज बेंगलोर में हैं। दिक्कत यह है कि कर्नाटक में अगर हम सड़क पर भी चलते हैं तो सारे लोग, जनता एक ही बात कर रही है कि ये सरकार 40% कमीशन की सरकार बन गई है। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो 20% की सरकार थी, अब ये 40% की सरकार हो गई है। और ये जो डबल इंजन की बात करते हैं, डबल इंजन का मतलब ये बताते तो लोगों को है कि हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर लोगों का भला करेंगे, लेकिन ये दुगना कमीशन खाने की सरकार बन गए हैं। दुगना प्रशासन के बदले दुगना कमीशन हो गया है। ये तो आरोप है सिद्धार्थ जी, मेरी सवाल को समझिए। मैं कह रही हूँ ये तो आरोप है जो आप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं, जिनकी गंभीर सोच विचार चुनाव और इन सब पे होती है, उनका कहना है कि जब जब आम आदमी पार्टी किसी चुनाव में लड़ी हो किसी राज्य में, आप जरा खाता उठा करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा रणनीतिक तौर पर कितना बड़ा घात उन्होंने कांग्रेस को पहुंचाया है। बीजेपी के लिए तो प्रॉफिट का काम करती है आपकी पार्टी किसी भी राज्य में। तो अगर 1 मिनट के लिए आपका तर्क अगर प्रीति जी सही है, तो ये इसका जवाब दे दीजिए कि अगर आम आदमी पार्टी इतनी छोटी पार्टी है तो कर्नाटक चुनाव की घोषणा से पहले आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का दर्जा इन्होंने क्यों नहीं दिया? यशवंत सिंह जी है ना, बताएंगे। सुबह से संजय सिंह जी ने भी पूछा है, संजय सिंह जी ने ट्वीट किया है, यही तो ये वो भी पूछ रहे हैं। लगता है अंदरूनी प्यार भी हो सकता है भाजपा का आम आदमी पार्टी के प्रति, अंदरूनी प्यार हो सकता है, चुनाव आयोग का भी हो सकता है। इसमें तो खुश होने वाली बात है सिद्धार्थ जी। कम से कम राष्ट्रीय पार्टी का अगर आपने दर्जा, कोई एक पार्टी ने अगर राष्ट्रीय पार्टी वो बन गई है, उसके बाद चुनाव आयोग किसी राज्य में चुनाव करवा रहा है और उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आप नहीं दे रहे हैं, यही बताता है कि आम आदमी पार्टी से भाजपा। आप खुश है कि नहीं चुनाव में? आम आदमी पार्टी खुश है कि नहीं कर्नाटक में चुनाव लड़ेगी, हाँ या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा, देखिए यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ कि आज हम बेंगलोर में हैं और सड़क पर लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये कोई आरोप नहीं है। सड़क पर आप सर्वे करके देख लीजिए, सभी लोग कहते हैं कि ये 40% की सरकार है। और अभी भाजपा के प्रवक्ता कुछ बात कर रहे थे शौचालय वगैरह के बारे में, और आपने प्रीति जी बहुत सही में शुरुआत में कहा कि कर्नाटक अलग है और उत्तर भारत अलग है। उदाहरण के लिए जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम 61,000 है और कर्नाटक में पर कैपिटा इनकम 2.5 लाख रुपए है। तो यहाँ पे शौचालय की जरूरत कम है और उद्योगपति
भारतीयों को भ्रष्टाचार से निजात की जरूरत ज्यादा है। ठीक और है भाजपा भ्रष्टाचार राहुल लाल का जी वैश्य पत्रकार स्टूडियो है। में। ठीक है सिद्धार्थ जी, जवाब दें। पत्रकार आप भी रहे हैं, लेकिन एक पत्रकार और है हमारे बीच, उनको भी बोलने का मौका दीजिए। तब सारी लिबर्टी आप ले लीजिएगा। चलिए राहुल जी, बहुत अच्छी समझ रखते हैं आप। राहुल जी, ऐसे में कर्नाटक चुनाव को लेकर के मैं जानती हूँ कि आपने कुछ समीकरण तैयार किए होंगे, पोल्स वोल्स भी आपने एकदम रट लिया होगा कि क्या कुछ आने वाला है। मैं जानना चाहूंगी जल्दी से बताइए क्या होगा। कर्नाटक को लेके, चूंकि मैं जब भारत जोड़ो यात्रा हुई है उसके बाद मैं कर्नाटक उसके पहले भी गया हूँ, उसके बाद भी गया हूँ, और फिर अब मैं फिर बीच में जाने वाला हूँ मैं प्रीति जी। ये 2-3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट है वहाँ पे कि अगर आप इस चुनाव के देखेंगे तो जो चुनाव, जैसे कि जब पिछले बार चुनाव हो रही थी वहाँ पे, और जो माहौल वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए थी कि तमाम लोग जो है कि लोग अपनी पार्टी छोड़ के जो है कि सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे थे। आज सोच लीजिए भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि डीके शिव कुमार जो है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के संपर्क में है। तो एक तरह से माहौल बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ कि एकदम यू टर्न वाला माहौल है उस जमाने की तुलना में। देखिए, और अगर ये कांग्रेस के लिए मैं किस कहूंगा, मैं बसवराज मोहम्मद जी ने आरोप लगाया है डीके शिव कुमार जी के ऊपर कि हमारे विधायकों को फोन करके बोल रहे हैं कि आप बीजेपी के पैसे पर बीजेपी के टिकट से वहां चुनाव लड़िए और जीत जाने के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए। आरोप लगा रहे हो। बिल्कुल ये आरोप लग रहा है। मैं तो वही चीज कर रहा हूँ कि रणनीति देखिए किस प्रकार की है। जो रणनीति बिल्कुल मैं यू टर्न रणनीति के रूप में देख रहा हूँ। दूसरी चीज देखिए प्रीति जी, भारत जोड़ो यात्रा का एक तरह से लिटमस टेस्ट भी है, क्योंकि देखिए जो भ्रष्टाचार के तमाम मामले उठ रहे हैं, और अभी राहुल गांधी ने जो अडानी मामले पर लेके जो तमाम आरोप लगाए हैं कि वो 20,000 करोड़ रुपया किसके हैं, कहां से आए हैं, उन सेल कंपनियों की क्या स्थिति है। क्योंकि देखिए हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां पे जो एक तरह से जो हम लोग कह लें जो वहां के कई सारे एसोसिएशंस थे, उन लोगों ने 40% कमीशन खोरी के आरोप लगाए थे। उसमें उल्टे जो एक ठेकेदार जिसने ये आरोप लगाए, तो वो उन आरोपों के ऊपर तो केंद्र सरकार ने जांच नहीं की, उल्टे उस व्यक्ति को जो है कि वो जेल में डाल दिया गया। तो ये कई स्थितियां वहां पे आई हैं जिसके ऊपर एक पारदर्शी व्यवस्था की उम्मीद लोग कर रहे थे। मैं मानता हूं कि कहीं कहीं वहां पे जो ऑपरेशन लोटस चला है, और उसके बाद अभी जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस समय राज्य सरकार के विरुद्ध चल रहा है, और केंद्र सरकार के मामले पे भी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों के बीच में कर्नाटक का चुनाव मैं बिल्कुल कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी कठिन डगर है ये। अच्छा, और विपक्ष के लिए आसान रास्ता। विपक्ष को तय करना है कि वो आगे की रणनीति कैसे बनाती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, राहुल गांधी की जो सांसदी गई है, क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा बन करके उभरेगा कर्नाटक में? नहीं, दक्षिण में देखिए एक चीज जान लीजिए, मैंने आपके कार्यक्रम में पहले भी कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव कम से कम दक्षिण भारत में वो कांग्रेस को 100 सीटों का कम से कम लाभ मिलने वाला है। ये चीज अगर जमीन पर जब उस समय मैं गया था तो उस समय ये स्थितियां दिख रही थी। ऐसे स्थिति में कर्नाटक में अगर कर्नाटक में इस समय पार्टी के लाभ उठाने के लिए तमाम स्थितियां मौजूद है। कांग्रेस ने काफी समय से पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। तो एक तरह से अगर अगर इस सिचुएशन का कांग्रेस लाभ नहीं उठाती, ठीक है, तब तो फिर एक अभूतपूर्व स्थिति होगी। ठीक है नासिर हुसैन जी, सांप्रदायिक मुद्दे जो हैं कर्नाटक में वो बड़े हावी दिखते हैं। कर्नाटक पर सांप्रदायिक मुद्दे हैं, आरक्षण का मुद्दा है, उसके बाद फिर वहाँ जातिगत जो विवाद है उसका मुद्दा, सीमा का विवाद है वो अलग है, ऐसे में बेरोजगारी है वो अलग है। लेकिन जो कोर मुद्दे हैं जिनसे विकास जुड़ा हुआ है, जिसमें आरक्षण का मुद्दा और मैंने आपको बताया सांप्रदायिक जो झगड़े होते हैं उसका मुद्दा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कितना इम्पैक्ट डालेगा, और आपकी पार्टी कैसे देखती है कि बीजेपी जो है अभी तक आरक्षण के मुद्दे को अच्छे से टैकल नहीं कर पाई है कर्नाटक में, और इसको जेडीएस भुना ले जाएगी इसको? किसका जवाब देंगे? सभी लोग जो बोले हैं ठीक है, बस मैं तुरंत आती हूँ आपके पास, बोलिए। ये देखिए, ये आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के जरिए कर्नाटक के अंदर हुकूमत बनाई है, ये साफ तौर पर अपने डेवलपमेंट के एजेंडे को लेकर के नाकामयाब रही है। इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी किसी डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर इलेक्शन नहीं जा रही। यहाँ पर सांप्रदायिक विषयों को, हिंदू मुस्लिम के पोलराइज सेंसिटिव इश्यूज को ला करके, आरक्षण के विषय को जो है कम्युनलाइज करके, ऐसे विषय को लाना, यहाँ पर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ के अपने करप्शन को, जो 40% सरकार है, जो कोई पॉलिटिकल पार्टी का इल्जाम नहीं लगा रहे, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लेटर लिखकर ये कहते हैं कि यहाँ के कर्नाटक के अंदर स्टेट गवर्नमेंट में 40% करप्शन हो रहा है। तो ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी आज एक उनके पास चेहरा भी येडियुरप्पा हो चुके हैं। ये सांप्रदायिक विषयों पर
कर्नाटक में कभी भी इलेक्शन आए, यहाँ की जनता इन सांप्रदायिक विषयों पर भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण रूप से तिरस्कार करेगी। इसका यकीन जो है यश श्रीवास्तव कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद एसएन सिंह जी भी बोल रहे थे। यश श्रीवास्तव जल्दी से बोलिएगा, ब्रेक। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि ये जो बीजेपी वाले लगातार विकास की बात करते हैं और अभी जो चुनाव की बात हो रही है, तो इन्होंने फिर से 4% आरक्षण जो मुस्लिम में कुछ समुदाय लोग के लिए था उसको फिर हटा दिया और उसको कहा कि भाई ये हिंदुओं में 2 समुदायों में जाएगा। तो ये इनकी जो सांप्रदायिक राजनीति है इसकी भी अब अति हो चुकी है। इन्होंने ऑपरेशन लोटस के नाम पे सीधे सीधे धोखाधड़ी की, उसको नाम दे देने से वो धोखा है ये गलत नहीं हो जाएगा। और उसके बाद अब इनका कहना है कि भाई विकास, तो विकास यदि किया होता तो गौतम अडानी के अलावा भी कोई व्यापारी आज कर्नाटक के मुद्दे पे प्लीज। जी कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। कर्नाटक से निवेश कम हो रहा है, सारे व्यापारियों का यानी एमएनसीज का, बड़ी कंपनियों का विश्वास कम हो रहा है क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि उनका व्यापार कितना चलेगा। हमारे साथ बीजेपी के एसएन सिंह जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। एसएन सिंह जी, बहुत देर से आप हाथ उठा रहे थे, तमाम जितने विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ बैठे सब ने बड़े गंभीर आरोप लगाए, कहे भ्रष्टाचार है और साथ ही उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर क्या लड़ेंगे जबकि ऑपरेशन लोटस के तहत वहां सरकार बनाई गई है। बहुत शानदार प्रीति जी, मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन लोटस बीजेपी नहीं चला रही, ऑपरेशन लोटस जनता चला रही है। इसलिए चला रही है कि वहां पहले धर्म परिवर्तन होता था, लेकिन उसने सरकार बदल के भारतीय जनता पार्टी को ले आकर ऑपरेशन लोटस चला दी और धर्म परिवर्तन रुक गया। वहां पे ऐसे स्लाटर हाउस चलते थे जिसको भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया। वहां मजदूरों के लिए 20 लाख आवास बनाए जा रहे हैं, 10 लाख मछुआरों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं और इसी तरह से कम 20 लाख आवास किसानों के लिए बनाए जा रहे हैं। वहां पे लगभग 2500 लोगों को 5000 रुपए देके 25,000 यात्रियों को काशी की यात्रा कराई जा रही है। 10 लाख का इन्वेस्टर सबमिट हो रहा है। मुझे लगता है कि जो विकास के कार्य हो रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का विकास है, वो ऐसा विकास है कि वो तुष्टीकरण वालों को दिखता नहीं है। क्योंकि हमने आयुष्मान भारत में 31 लाख कार्ड बनाए और आपके जिम्मेदार चैनल पे बताऊंगा 14 लाख लाभार्थी 1311 करोड़ रुपए का लाभ लिए। SC ST रिजर्वेशन जो 15 से 17% बढ़ाया गया, बहुत दिन से मांग था। ST में 3 to 75% किया गया। टर्मिनल 2 का निर्माण किया गया। उज्ज्वला योजना में 3 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 7 लाख घर बनाए जाते हैं और बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण किया जाता है। वहाँ पे टीचर भर्ती, आप नहीं, ये तो ठीक है, ये तो चुनावी भाषण देने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन हम प्रैक्टिकली अगर बात करें तो वहाँ की विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर यह पार्टी शून्य है, बात ही नहीं करती, सीमा विवाद सुलझा नहीं पाई है, सांप्रदायिक मुद्दों पर बीजेपी कुछ बोल नहीं पाती। प्रीति जी 1 मिनट और बोल दूं, मैं कह रहा हूँ ये आरोप कौन लगा रहा है? पंजाब में करप्शन वाली पार्टी गई और पंजाब की हालत देख लीजिए। दिल्ली में करप्शन वाली पार्टी है और उस पार्टी के 3 लोग उसी 40% के करप्शन में जेल गए हुए। किसी और पार्टी के किसी नेता को बता दीजिए कि करप्शन में जेल में गया हो। और मैं कह रहा हूँ, अरे भैया किसी और पार्टी को बता तो दीजिए प्रभु। मैं कह रहा हूँ जो जेल में गया हो, लेकिन जेल में गए कौन है और जेल में भेजा कौन है? जब आप हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट मना कर देता है और कोर्ट दोषी बता देता है। कोर्ट दोषी बताता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बताता। तो ऐसी करप्शन वाली पार्टियां, जिसके शिक्षा मंत्री, जिसके आबकारी मंत्री, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में जाते हैं, उससे बड़ा करप्शन कौन करता है? उससे बड़ा करप्शन कोई करेगा? आज डबल इंजन की सरकार के नाते, आयुष्मान भारत कार्ड योजना चल रहा है। आज डबल इंजन की सरकार के नाते मंगलूर से लेकर मैसूर तक वंदे भारत ट्रेन चल रही है। बहुत सारे कार्य हमारे विकास को जानने। ऑपरेशन लोटस जनता चला रही है, जनता चलाकर भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। जनता ने ऐसे करप्शन वाली पार्टियां जिनके मंत्री करप्शन में जेल में जा रहे हैं, दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। एक सेकंड राहुल जी ने बहुत जेन्युइन सवाल पूछा। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार, उसके बाद महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद नहीं सुलझा पाया। बहुत गंभीर सवाल है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। एसएन सिंह जी बोलिए। प्रीति जी, अगर गिनती शुरू हो गई है
और 96 तक पहुंच गई है, तो 100 भी हम ही करेंगे। अगर नहीं, 96% कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, अगर गरीबों के कल्याण की योजना भारतीय जनता पार्टी में ले आई गई, अंत्योदय की परिकल्पना को अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, देश की समृद्धि और खुशहाली के लिए कार्य किया जा रहा है, ये सभी चीजों को भारतीय जनता पार्टी करेगी। सवाल का जवाब वो जवाब तो नहीं है इनके पास। बोलिए, खाली एक सवाल और बोलिए। कि देखिए, कह रहे कि ऑपरेशन लोटस जनता कर रही है, अरे जनता पैसा ला रही, करोड़ों करोड़ रुपया, एक एक विधायक को खरीदने के पैसे, होटल में रुकने के पैसे जनता लेके आ रही, कैसे कोई विश्वास करेगा इसके ऊपर? तो ऑपरेशन लोटस के पैसे कहां से आ रहे हैं? राहुल जी सुन लीजिए, राहुल जी, ये ऐसे जनता विश्वास करेगी। 2014 का जब लोकसभा चुनाव होता है, सरकार किसी और की रहती है, पैसे की ताकत किसी और के पास रहती है और शासन की भी ताकत किसी और के पास रहती है। जनता की ताकत पे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। 2019 में जब चुनाव होता है, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लोकसभा की चुनाव जीतती है, पूरे देश में लोकसभा की चुनाव जीतती है, कर्नाटक में भी जीत के आती है, महाराष्ट्र में भी जीत के आती है, उत्तर प्रदेश में भी जीत के आती है। 2014, 2019 और बड़े पैमाने पर जीत कर आती है। ये जनता के बल पर होता है। अपना चश्मा बदलिए, चश्मा बदलिए, भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़िए, विकास के साथ आइए, गौरव की बात करिए, राष्ट्रवाद की बात करिए। अरे आपके लिए अगर वो सांप्रदायिक लग रहा है, अगर 370 समाप्त हो रहा है, 370 समाप्त हो रहा है, आपके लिए सांप्रदायिक लग रहा है, तो हम वो सांप्रदायिक मानते हैं। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, आपके लिए सांप्रदायिक लग रहा है, हम ऐसे कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और मेहमान है, प्लीज आप डिस्टर्ब मत कीजिए, बहुत हो गया। सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सिद्धार्थ जी। ऐसे में देखिए, बीजेपी भी, आप मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन अंदर से आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे भाजपा के इस एकमात्र दक्षिण भारत के दुर्ग को गिरा करके आम आदमी पार्टी अपना किला ठोक ले। वो तो गुजरात में भी ठोक रही थी। बोलने दीजिए, जवाब तो ले लीजिए प्लीज। प्रीति जी, आपने अभी इस बात में बहुत सही पूछा, एक प्रैक्टिकल सवाल पूछा, शायद किसी एक पैनलिस्ट ने पूछा, प्रैक्टिकल बात की, तो यहाँ पर एकदम बिल्कुल 1 मिनट के अंदर अपनी प्रैक्टिकल बात कर देता हूँ। थोड़ा जोर से बोलिएगा। कि एक कहावत है, ओथा चना बाजे ठना। आपने जो सवाल किया उसका सीधा जवाब ये है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री एक तरफ तो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं और कर्नाटक में वो येडियुरप्पा के साथ उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको भाजपा ने खुद कहा है कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, तो ये चुनाव कितना प्रैक्टिकल है भाजपा के लिए? अरे भाई, जिसका मुख्यमंत्री ही भ्रष्टाचारी और दूसरे पे सवाल उठाने के पहले 100 बार सुनना चाहिए, 100 बार सोचना चाहिए। जिसके 4 मंत्री दोषी सिद्ध हो गए हैं, कोर्ट से छूट नहीं मिले और दूसरे पे कहेंगे। दर्शक एक सेकंड, चिल्लाने का एक समय होता है, दर्शक नहीं समझ पाएंगे, बोलने तो दीजिए उनको, उसके बाद बोलिए सिद्धार्थ जी, उसके बाद फिर यश। अगर भारत के प्रधानमंत्री जी येडियुरप्पा जी के नेतृत्व में कर्नाटक में चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा है कि कर्नाटक चुनाव को भाजपा अडानी जी का एक नया शोरूम खोलने के लिए लड़ रही है और कुछ नहीं। और ये चीज हम नहीं बोल रहे हैं, सड़क पर लोग बोल रहे हैं कि 40% की आपकी सरकार ऑलरेडी है, अदानी जी के साथ आपके संबंध खुले, राजनीतिक प्रोटेक्शन खुला हुआ है। वैसे में कर्नाटक में आप अभी जैसे भाजपा के प्रवक्ता कुछ कह रहे थे, उनकी जानकारी के लिए उनकी जानकारी दुरुस्त कर लें। कर्नाटक और मध्य प्रदेश करीब करीब समान तरह के राज्य हैं। मध्य प्रदेश में 250 इंजीनियरिंग कॉलेज है, कर्नाटक में करीब 600 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। कर्नाटक की जरूरतें कुछ और हैं। कर्नाटक में आपको शौचालय की जरूरत नहीं है। कर्नाटक में आपको भ्रष्टाचार खत्म करना है। वो भ्रष्टाचार आप येडियुरप्पा जी के साथ खत्म करेंगे। पंजाब को देखिए, पंजाब को देखिए, पंजाब को दिखाइए। नमूना पेश करिए पंजाब का, पूरी दुनिया में वो नमूना जाएगा। आपको समय दूंगी मैं, अपने समय के बाद बोलिए प्लीज। यश श्रीवास्तव सरकार बना के कहेंगे कि हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं और कर्नाटक में आप चुनाव जीतिएगा, कौन सा प्रैक्टिकल है? कहाँ का ये प्रैक्टिस है? ठीक है यश श्रीवास्तव। मैडम, एक तो ये सिंह साहब कोई पता नहीं, याद नहीं है, मंदिर की आरती स्टाइल में बोलते चले जा रहे हैं। ये भूल गए अडानी के प्लेन में आड़ा हाथ होके कौन बैठा था, वो हम नहीं थे। और सिंह साहब बीच में मत बोलिएगा, जनता बोल रही है, सुनिए। ये इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, डरवाने का काम मत करिए। छत्तीसगढ़ में अदानी को कौन लिया?
अदानी अरे विदेशी है, सुनना सीखिए अदानी सिंह विदेश साहब, से आए मंदिर की हैं, आरती अदानी नहीं है, विदेश के रहने जनता वाले की हैं, आवाज है, छत्तीसगढ़ में सुनिए आपकी इसको। सरकार है, अरे राजस्थान में चुप आपकी रहिए सरकार सिंह है, साहब। महाराष्ट्र में आपकी सरकार बोलने रहती दीजिए, है, बोलने दीजिए, केरल में बोलने आपकी दीजिए, सरकार बोलने रहती दीजिए। है, क्यों नहीं डिनाई करते हैं, क्यों नहीं मना करते हैं, क्यों नहीं मना करते हैं? 2014 के पहले 2014 के पहले क्या अदानी विदेश में रहते थे? 2014 के पहले 2014 के पहले क्या अदानी विदेश में रहते हैं? क्यों छत्तीसगढ़ में आपने काम दिया? क्यों छत्तीसगढ़ में किसी चोर को आपने काम दिया? संयम के साथ बोलने दीजिए, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। उन्होंने भी बहुत शांति के साथ आप लोगों को सुना है, प्लीज मेंटेन कीजिए डेकोरम। यश श्रीवास्तव, जनता ये भी देख रही है कि भाजपा वाले कितने ज्यादा अधीर हैं अपने झूठ को सच बताने के लिए। 40% की सरकार पूरी दुनिया जानती है, ये यहां बैठ के आरती गा रहे हैं मोदी जी की। इन्होंने क्या किया है कर्नाटक में? स्कूल के बच्चों को आपस में दंगा करना सिखाया है इनने। नीली पगड़ी, नारंगी पगड़ी, हिजाब नहीं हिजाब, स्कूल के एक छोटे से मसले को इन्होंने नेशनल न्यूज बना दिया, महीने भर चलाया। बच्चे पढ़ाई लिखाई भूल जाएं, इनकी तरह शाखा में खड़े हो जाएं जाके, ये चाहते हैं ये। वैसे शाखा में भी शाखा पढ़ाई लिखाई होती होती है, है, शौचालय के नाम पे खाली शाखा में डब्बे भी रख दिए पढ़ाई पूरे लिखाई देश। करवाई जाती है। नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती है मैडम। अच्छा। दंगा सिखाया जाता है, हिंदू मुसलमान का जहर आप गए भरते थे हैं ये। कभी शाखा लगाने? बिल्कुल गया हूं मैं, आपको 2 दिन कैसे गया, पता? उसके बाद बहुत नफरत हो गई आपको मुझे अपने कैसे आप पता? से कि मैं वहां गया। आपको कैसे पता? मैं खुद गया हूं 2 दिन मैडम अपने बचपन में। अच्छा। मुझे किसी ने बोला था कि भाई ये स्कूल के बच्चे इकट्ठे होके खेल रहे हैं। हाँ। घंटे भर बाद वहां खड़े हो गए, उनने कहा हिंदू ऐसे, मुसलमान वैसे। हाँ। उस उम्र में 6ठी 7वीं में मुझे समझ में आ गया था कि ये गलत है। अच्छा। इनको आज तक समझ में नहीं आया है। अच्छा। कर्नाटक में चुनाव में इनको बच्चों का विकास नहीं दिख रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं दिख रही, नौकरियां नहीं दिख रही। हाँ। इनको दिख रहा है ऑपरेशन लोटस। इनसे पूछिए, जनता अगर ऑपरेशन लोटस कर रही थी तो रिसोर्ट में क्या जनता नाच रही थी महीने भर तक? जो वीडियो आ रहे थे इनके, अडानी के प्लेन में जनता बैठी थी, या वो जनता है जिसको गौतम अडानी समझते हैं हम? और अगर वो जनता है तो जेपीसी से क्यों भाग रही है? कर्नाटक में इन्हीं की पार्टी का नेता इनकी शिकायत करके फांसी लटक जाता है, आत्महत्या कर लेता है। इनके कान में जू नहीं रेंगती। ये यहाँ विकास और शौचालय बता रहे, शौचालय में नाली नहीं है आपके, डब्बा है वो, उसमें संक्रमण होता है, लोगों को बीमारियां होती हैं। सिंह साहब, बैठ के आरतियां गाने से चुनाव जीते जा सकते ठीक है, होंगे, कांग्रेस क्या जनता का करेगी? काम नहीं होता कांग्रेस है। के पास क्या प्लानिंग है? कांग्रेस बार बार देखा कांग्रेस का यश श्रीवास्तव, साफ एक रोड सेकंड, मैप यश श्रीवास्तव, बात करना, मुद्दों को उठाना विपक्ष का काम है, बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन राज्य जो है सिर्फ मुद्दे उठाने से नहीं चलता, एक सशक्त सरकार चाहिए राज्य को चलाने के लिए। क्या कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में एक सशक्त राज्य कर्नाटक के रूप में वहां अपने आप को स्थापित करेगी? कांग्रेस क्या तमाम अलग अलग पार्टियों जो वहां हैं उनके साथ मिलकर आगे बढ़ेगी, या फिर अकेले चुनाव लड़कर एक सरकार बनाएगी कर्नाटक में जो कि सशक्त और बहुमत के साथ बैठाई गई सरकार हो? बताइए। कर्नाटक कांग्रेस के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भारत का कोई भी हिस्सा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद युवाओं के लिए जो हमने युवा निधि के नाम से जो वचन दिए हैं वो हम पूरे निभाएंगे। ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को एक मंथली भत्ता मिलेगा। इसके अलावा 2.5 लाख हमने गवर्नमेंट जॉब्स और 10 लाख प्राइवेट जॉब्स की योजना बनाई है, वो हम जनता के सामने रखेंगे। मैं ये बार बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ना तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग की पार्टी है, ना ही कांग्रेस पार्टी इसमें विश्वास रखती है कि हम ऑपरेशन कमल करें, ऑपरेशन ये करें। हम जनता से वो वादे पूरे करने के लिए आते हैं जो जनता का अधिकार है। हाँ। जेडीएस के हर नेता जवाबदेही है। जेडीएस के नेता भी हमारे साथ है, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। जेडीएस के नेता भी हमारे साथ है, नासिर हुसैन। एक बार मैं उनका रुख कर लेती हूँ। नासिर हुसैन साहब, आपकी जो पार्टी है अल्पसंख्यकों और दलितों के लिए हर बार आवाज उठाती हुई पार्टी है, ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में आपका जो मुद्दा होगा आपकी पार्टी का, वो क्या होगा, बताइए। देखिए, जनता दल सेकुलर और कुमार स्वामी साहब ने पिछले बार जो वायदे किए किसानों के लोन माफी, हिंदुस्तान में पहली बार 25,000 करोड़ से ज्यादा किसानों के लोन माफ किए गए हैं सिर्फ एक 14 महीने के अंदर। आज कुमार स्वामी साहब पंचरत्न यात्रा जो है प्रोग्राम जो है आवाम को दे रही है, जिसमें फ्री हेल्थ केयर, हाईटेक हॉस्पिटल्स एवरी ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर और हाईटेक स्कूल्स को जो है देने का काम कर रहे हैं। गरीबों को जो बीपीएल कार्ड के नीचे है उनको मकान बना करके देने का काम कर रहे हैं। नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आज
इन तमाम इश्यूज को लेकर के कर्नाटका के जो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर है, सिंगल ड्रॉप, वो किसानों तक साफ पीने के पानी के लिए और किसानों को सिंचाई के लिए, ये वायदे जो है कुमार स्वामी साहब अपने एजेंडा में दिए हैं और ये चैलेंज कर रहे हैं कि अगर इन प्रोग्रामों पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो आगे इलेक्शन चुनाव के अंदर वो नहीं आएंगे, इस पार्टी को बर्खास्त कर देंगे। ये कमिटमेंट के साथ, ये वायदे के साथ, ये कुमार स्वामी वायदे के पक्के हैं, कमिटेड हैं। ये किसानों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, तमाम ओवरऑल डेवलपमेंट, कर्नाटका की समग्र अभिवृद्धि के लिए अगर कोई कल्पना कर सकता है, कोई अगर सोच रख सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एचडी कुमार स्वामी साहब मात्र है। और ये 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को जो दिया गया था हिंदुस्तान में, सिर्फ और सिर्फ ये जनता दल सेकुलर ने दिया था, एचडी देवेगौड़ा जी ने दिया था। ये आवाम के बीच में तमाम समुदाय को, तमाम वर्गों को साथ लेके जाने वाली अगर कोई शक्ति कर्नाटका में है तो सिर्फ और सिर्फ जनता दल सेकुलर और ठीक है। राहुल लाल जी, पिछले 5 सालों में हमने देखा कि कर्नाटक में स्थिर सरकार नहीं रही है। पिछले 5 साल में 3 बार राज्य में मुख्यमंत्री बदले गए। सबसे पहले कुमारस्वामी ने 23 मई 2018 को सीएम पद की शपथ ली थी। कुमारस्वामी 23 जुलाई 2019 तक मुख्यमंत्री रहे। येदियुरप्पा आए और येदियुरप्पा जी 28 जुलाई 2021 तक रहे। उसके बाद बसवराज मुंबई जो कि अभी भी मुख्यमंत्री है। ऐसे में विधानसभा चुनाव इतना नजदीक और ऐसे में जो नया चेहरा होगा बीजेपी का, वो कितना सशक्त होगा और क्या ये जो 5 साल में मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदले हैं, इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इस बार के चुनाव में? नहीं, इसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट है। देखिए, सबसे पहला तो नेगेटिव इम्पैक्ट इस चीज का है कि एक वहां पे एक गठबंधन था और उस गठबंधन को गिराया गया जबरन। तो देखिए, जनता उस समय, जनता के हाथ में कुछ नहीं था, ठीक है, अब चुनाव इस समय आ रहा है। उसके बाद देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार कई जगहों पे वो सफल होती, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का चेहरा अचानक से बदल लेती है, उसके बावजूद भी जनता उसको पसंद करती थी। इसलिए गलत चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रोत्साहित दिया। अब मैं कह रहा हूँ इन सब चीजों का काफी भयानक नुकसान की स्थिति बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। अब आप सोच के देखिए, मैं यही चीज कह रहा हूँ। देखिए, बीजेपी की स्थिति क्या है, एक सेकंड सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ। नासिर साहब नासिर साहब एक सेकंड नासिर साहब महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, बीजेपी के पास स्थिति क्या रही है। येदियुरप्पा जी चूंकि भ्रष्टाचार के प्रतीक थे, उनको हटाना एक मजबूरी की स्थिति थी। लेकिन जब आप उनको हटा लेते हैं और फिर आप किसी दूसरे को बनाते हैं, तो उसको लेके आज के मुख्यमंत्री के साथ कैसी वहां पे परिस्थितियां हैं। उन्होंने जो पार्टी एक तरह से गुड गवर्नेंस का दावा करती थी, 40% कमीशन की स्थिति पूरे देश भर में फैल गई। आप इसको देखिए, राजनीति में प्रीति जी परसेप्शन की बड़ी भूमिका होती है। ये एक परसेप्शन की स्थिति बनी जिसको वो नहीं हटा पाए। ऐसे स्थिति में देखिए, आप एक तरफ अगर वो हम लोगों ने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी एक तरह से टॉर्च जला के जो कि येदियुरप्पा जी के जन्मदिन को मना रहे थे, तो ऐसे स्थिति में भाजपा को किस तरह से माना जाए कि वो भ्रष्टाचार को हटा के कोई लड़ाई लड़ने की तैयारी में? तो भाजपा के पास तो चुनौतियों का पूरा पहाड़ है, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति की स्थिति नहीं है। आज वहां पे अगर वो मैं कह रहा हूं ऑपरेशन लोटस की स्थिति नहीं होती, तो हो सकता है कि जो वहां पे दोनों दल जेडीएस और कांग्रेस होते, उनके प्रति कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता। आज उनके वो शासन में नहीं है, तो आज शासन में भारतीय जनता पार्टी है और वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं उसके बाद से। तो ये तमाम दबाव बीजेपी के ऊपर है। और मैं फिर से कहूंगा कि जो एक स्थिति बनी थी भारत जोड़ो यात्रा के बाद, कांग्रेस के लिए क्या चुनौती है कि देखिए, मैं वहां पे जब भारत जोड़ो यात्रा के बाद गया था प्रीति जी, मैं एक लाइन कहूंगा, केवल समाप्त कर रहा हूं। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच जो तनाव की स्थितियां थी, उसको मैंने खत्म होते हुए देखा है। तब कांग्रेस की जिम्मेवारी यह है कि उनकी एकता को वो कैसे वो उसी रूप तक एक तरह से 10 मई तक कंटिन्यू रखना है, ये कांग्रेस की चुनौती है। अगर सड़क, सुरक्षा, बिजली, पानी विकास नहीं है, अगर 5000 रुपया पिलग्रिम्स को दिया जा रहा है, वो विकास नहीं है। 2 लाख रुपए एक धर्म को सब्सिडी दिया जाता था, उसको आप विकास मान लेंगे। लेकिन अगर 5000 रुपया दे के किसी को काशी, मथुरा, अयोध्या की यात्रा कराया जा रहा है, वो विकास नहीं है। अगर आवास के काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, वहाँ मेट्रो का कार्य हो रहा है, वहाँ रेलवे का कार्य, वहाँ 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टर सबमिट हो रहे हैं। जिस तरह से आपने एक हिजाब के मामले को उठाया, धर्म के लिए कार्य करना ठीक है, एक धर्म की शिक्षा दीजिए, एक धर्म को आरक्षण दीजिए। हमने तो सबका विकास, सबके विश्वास की बात की। हमारी योजना है सबके लिए, बिजली सबके लिए, पानी सबके लिए। ये विकास नहीं है, लेकिन एक जाति का विकास करना है, एक धर्म की बात करना, ये विकास है। मोदी जी का विकास आपको नहीं दिख रहा, जनता को दिख रहा, जनता को दिख रहा। कर्नाटक में बैठे बड़ी देर से हाथ उठा रहे, सभ्यता के साथ बोल रहे हैं।
बोलिए बोलिए, देखिए, सभ्यता का जमाना नहीं है वैसे, बोलिए। देखिए प्रीति जी, यहाँ पे कुछ रचनात्मक बातें भी हो जानी चाहिए। चर्चा का रहा है हर नागरिक को सुरक्षा और न्याय देना किसी सरकार का पहला दायित्व आप होता है। लोगों के लिए तो बड़ा सुनहरा मौका है, बताइए, इतनी सारी बातें बता दी, 5 सालों में क्या क्या हुआ है। हाँ, यही बता रहा हूँ, यही रचनात्मक बात कर रहा हूँ अंत में, कि हर नागरिक को सुरक्षा और न्याय देना किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है। हाँ। दिल्ली में हमने लोगों को दिखा दिया कि न्याय क्या होता है। हम समान शिक्षा, समान एक धर्म के साथ खड़ा हो जाना न्याय है, एक धर्म के साथ खड़ा हो जाना न्याय है, एक लोगों को पैसा देना न्याय है। पंजाब में भी लोग देख रहे हैं और दिल्ली में भी देख रहे हैं। आप बताइए, कोरोना कालखंड में 2 डॉक्टर मरते हैं, 2 डॉक्टर मरते हैं, के अग्रवाल क्या 1 रुपया देने नहीं जाते हैं और दूसरे को 1 करोड़ रुपए देते हैं और टीवी पर झूठ बोलते हैं। आप कहते हैं मैं आपका सपोर्ट करूं। पंजाब की हालत आपने क्या कर दिया, यहाँ आपने क्या किया, मंदिर और मस्जिद का किस तरह से भेद करते हैं। एक पुलिसकर्मी मारा जाता है, एक IB का अधिकारी मारा जाता है, शिद्दत से एक धर्म के साथ खड़े हो जाते हैं। कौन नहीं बताएगा आपकी झूठ को, कौन नहीं बताएगा आपकी झूठ को, इस झूठ को तो बताना पड़ेगा ना। अरे भाई, पंजाब में कैसे हो गया, पंजाब में कैसे हो गया, इसको स्वीकारिए, पहले तो स्वीकारिए। मैं कह रहा हूँ हुआ ना, इसको स्वीकारिए, इसको स्वीकारिए कि एक धर्म की राजनीति कर रहे, धर्म के लिए खड़े हो, इसको स्वीकारिए। तो ये कितने सच्चाई आपको सच्चाई को बता रहा हूँ। दीजिए यश श्रीवास्तव, अनंत प्रलाप कम कीजिए, थोड़ा पढ़े लिख के आया कीजिए। यश श्रीवास्तव बोलिए। ये कितने दकियानूसी विचार हैं इनके, खुलेआम ये यहाँ टीवी डिबेट में बैठ के धर्म की बात कर रहे हैं। ये अरे भाई, एक धर्म की शिक्षा की आप बात किए, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताए, हिंदुओं को आतंकवादी बताए, धर्म की राजनीति आपकी और कर रहे हैं। SN सिंह को कह रहे हैं हिंदू आतंकवादी हैं, लड़के लड़की छेड़ने जाते हैं, लड़के लड़की छेड़ने जाते हैं। 370 आऊंगा तो ले आऊंगा, भगवान राम की सत्ता नहीं है, आप कह रहे हैं धर्म की राजनीति। राम को जहां आपने, आप वो लोग हैं जो कहते हैं भाई भगवान राम की सत्ता नहीं है, ये कौन कहा? ऊपर बताते हैं सिंह साहब, कुछ भी अरे अपनी चीजों को याद कर लीजिए। ये देश के संसाधनों पे सभी का अधिकार कहने लगिए, देश के संसाधनों पे सभी का अधिकार बताइए, तब सभी लोग आपसे जुड़ेंगे। आप एक का अधिकार बताएंगे, एक के लिए कार्य करेंगे, एक के लिए योजनाएं बनाएंगे, एक के लिए संविधान में बदलाव ले देंगे, एक को शिक्षा देंगे। जब आपने सारे मदरसे बंद होने चाहिए तो वो बयान को आप कैसे सही कहिएगा? देखिए संविधान का अरे भाई, हम तो अपने एजेंडे पे कायम हैं, हम अपने एजेंडे पे कायम हैं, 24 आवर हम अपने एजेंडे पे कायम हैं। प्लीज समय कम है सिद्धार्थ, यश प्लीज समय कम है प्लीज। अब फाइनल कमेंट की तरफ हमें जाना होगा। शुरुआत नासिर हुसैन जी से, फाइनल कमेंट दीजिएगा कर्नाटक चुनाव के लिए। नासिर जी ठीक है। सिद्धार्थ फाइनल कमेंट। बिल्कुल फाइनल कमेंट 15 सेकंड में दे रहा हूँ। हर नागरिक को सुरक्षा और न्याय देना किसी की सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। दिल्ली में हमने समान न्याय देने का प्रयास किया है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो। दिल्ली में हमने बता दिया है समान सुरक्षा क्या होती है, समाज विरोधी तत्वों से समाज को बचाना क्या होता है। आम आदमी पार्टी इसी एजेंडा के तहत, इसी गारंटी के साथ कर्नाटक चुनाव में उतर रही है। अब भाजपा के तरह नहीं है जिसमें कि भ का मतलब भय और ब का मतलब प्रलोभन होता है। भाजपा ने अपने भ में भ को भारतीय कम और भय ज्यादा बना दिया है। यश श्रीवास्तव फाइनल कमेंट। प्रलोभन ज्यादा बना दिया है। यश श्रीवास्तव फाइनल कमेंट। यश श्रीवास्तव फाइनल कमेंट्स ये हैं प्रीति जी कि कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद युवाओं को, बेरोजगारों को और समाज के सारे वर्गों को अपने दिए हुए हर वचन को पूरा करेगी। हम उन मूल्यों पे चलेंगे जो वाकई में संविधान में लिखे हुए हैं। हम किसी जाति धर्म पर बात नहीं करेंगे, हम जनता की बात करेंगे और जनता ये बात अब समझ चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा में हमने जनता से सीधे कनेक्ट किया है, तो जनता हमसे कनेक्ट होगी और हम ये चुनाव के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को बुलंद करने वाली, विकास का कार्य करने वाली, राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाली भारतीय जनता पार्टी जो विकास के कार्य किए उसको लेकर जनता के बीच में जा रही है। और लगातार 2014 से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश का आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे लगता है इस बार कर्नाटक में उससे बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी। राहुल जी
फाइनल कमेंट। देखिए प्रीति जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि लंबे समय बाद कांग्रेस कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इलेक्शन मैनेजमेंट का काम करती रही है, उसी तरह से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों मामलों पे वहां पे उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। इस दृष्टि से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी कठिन चुनाव होने जा रहा है, इसमें कहीं कोई स्थिति नहीं। और अगर ये चुनाव कांग्रेस के लिए बिल्कुल एक तरह से मुझे लग रहा है कि 2024 के चुनाव के पहले एक महत्वपूर्ण उपहार के रूप में आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे डिबेट में आए। और ऐसे में हम आपको बता दें कि आने वाले मई में 10 तारीख को चुनाव है विधानसभा कर्नाटक में और साथ ही 13 तारीख को नतीजे आएंगे। और ऐसे में अब देखना होगा क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक का ये चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर काम करेगा। क्या कर्नाटक में एक बार फिर से जिस तरीके से बीजेपी शासित राज्य है फिर से बीजेपी काबिज होगी, या फिर मौका मिलेगा नई पार्टी कांग्रेस को, या फिर आम आदमी पार्टी हाथ आजमा रही है, आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा। देखना होगा किसका राज तिलक होता है इस बार कर्नाटक में। हालांकि चुनावी शंखनाद और बिगुल बच चुका है चुनाव आयोग की तरफ से। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखते रहिए इंडिया का सवाल।